नमस्कार मित्रों, आरवी आईएसटीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास या संविधान विषय के, क्योंकि यह इतिहास का भी टॉपिक है और संवैधानिक विकास का भी टॉपिक है, संविधान का भी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। इस पर चर्चा करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं अन्य जो परीक्षाएं होती हैं उन सब में यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। प्रश्न इसमें से बहुत पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं। आप ध्यान से पहले सुनिए, बाद में दोबारा जब आप देखेंगे तो कॉपी पेन लेकर आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको पता होगा 31 दिसंबर सन 16 को हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुई थी? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। तो ब्रिटेन की जो महारानी द्वारा इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए अनुमति दे दी, परमिशन दे दी गई भारत या पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने की। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार करने के साथ साथ भारत के प्रशासनिक मुद्दों में भी दखल देने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है 1857 की क्रांति के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, है ना, 1757 की क्रांति, प्लासी का युद्ध और 1857 की क्रांति, इन सब में ऐसा मोड़ आ जाता है कि कंपनी व्यापार के साथ साथ प्रशासन में भी अपना कदम रख देती है। मतलब व्यापार तो कर ही रही है और भारत के प्रशासनिक मामलों में भी वह पूर्णाधिकार को प्राप्त कर लेती है। फिर धीरे धीरे कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। जब 1857 की क्रांति होती है, सीधे ब्रिटेन से नियंत्रण स्थापित होने लग जाता है। ब्रिटेन संसद से भारत का प्रशासन नियंत्रित होने लग जाता है, कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है। तो जो 1857 की क्रांति से पहले के जो कानून बने हैं भारत में, व्यापार करने के कानून या भारत के प्रशासन के संबंध में कानून, उन कानूनों को एक्ट कहा जाता है, व्यापारिक कानूनों को एक्ट कहा जाता है। और 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन जब खत्म कर दिया गया तो 1857 की क्रांति के बाद बने हुए जो एक्ट हैं, कानून हैं, उनको अधिनियम कहा जाने लगा। तो हम आज 1857 की क्रांति से पहले के संवैधानिक विकास को बताएंगे। इसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है, 1793 का चार्टर्ड एक्ट आ जाता है। चार्टर्ड एक्ट कहा जाता है, एक्ट कहा जाता है कब तक? 1857 की क्रांति से पहले। 1857 की क्रांति के बाद जो कानून बनते हैं वो अधिनियम कहे जाते हैं, ये आप याद रख लीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इसको 15 वर्ष का मतलब एक अधिकार दे दिया गया कि आप पूर्वी क्षेत्र में जाकर व्यापार करिए। तो संवैधानिक विकास में सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी मुख्य बातें क्या हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा आपको। सुनने मात्र से आपको याद होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप सुनेंगे ध्यान से तो आपको याद होगा। इसकी मुख्य बातें क्या हैं? इसकी मुख्य बातें हैं कंपनी पर ब्रिटेन सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। पहली बार ब्रिटेन संसद का कंपनी पर, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया 1773 एक्ट में। तो कंपनी पर नियंत्रण हो गया, लिखते जाइए, कंपनी पर नियंत्रण पहली बार। अब ये नियंत्रण कैसा था? नियंत्रण दो रूप में था। एक, ब्रिटेन में कुछ हुआ नियंत्रण करने के लिए, कुछ संस्थाएं बनी, और भारत में कुछ बदलाव हुए। तो दोनों को देखेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ देखते हैं। ब्रिटेन में दो संस्थाएं बनी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात निवेशकों का समूह, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या होते थे? ये निवेशक के समूह थे, निवेशकों का समूह था। निवेशक जो कंपनी पर निवेश करके कंपनी चलवाते थे, तो निवेशकों का समूह का गठन किया गया। ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या करते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चुनाव करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का चयन करके चुनाव करते थे। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुल 24 होते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 होते थे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक चेयरमैन होता था और 23 अन्य सदस्य होते थे। चेयरमैन का काम था भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करना। ये ब्रिटेन में हो रहा था। कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का सबसे पहला कार्य रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया 1773 में, जिसमें ब्रिटेन में कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का गठन किया गया, निवेशकों के समूह का गठन किया गया। निवेशकों का समूह भारत में कंपनी के माध्यम से कार्य करता था, निवेश करता था, और इसका प्रमुख कार्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का
चयन करना था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 सदस्यीय होती थी, जिसमें एक डायरेक्टर और 23 अन्य सदस्य होते थे। जो एक डायरेक्टर था वह भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने, पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार था। ये इंपॉर्टेंट था। और भारत में क्या हुआ, भारत में देखिए 3 प्रेसिडेंसियां थी। सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी आपकी बंगाल थी, और दूसरी बंबई थी, तीसरी मद्रास थी। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाता था। और जो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन एवं अंतर्गत रख दिया गया। ये महत्वपूर्ण बात है। वहीं जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे गवर्नर जनरल बनाया गया है, उसकी एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। 5 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन होता था। और निर्णय कैसे लिए जाते थे? बहुमत के आधार पर। बहुमत के आधार पर मतलब एक गवर्नर जनरल है, 4 अन्य सदस्य हैं, मतलब 2 और 2 मत पड़ गए किसी निर्णय को लेने के संबंध में, तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल का होता था। निर्णायक मत गवर्नर जनरल का कब होता था? जब बराबर मत पड़ रहे हों निर्णय लेने के संबंध में, तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल के पास होता था। तो इस तरह गवर्नर जनरल की मंत्री परिषद का गठन किया गया। 5 सदस्यीय मंत्री परिषद। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। गवर्नर जनरल के पास निर्णायक मत होता था। यह बात याद रखिएगा। वहीं 1773 के एक्ट में, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट जो अभी वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं, उस समय का सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई थी, जो कि 1773 में गठित हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट जो कि 1774 में बना, और सर एलिजा एम्पे इस कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन भी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत होता है। अब आइए, रेगुलेटिंग एक्ट आपने 1773 पढ़ लिया। अब 1784 का आपको पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें कोई ज्यादा नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट में जो कंपनी पर प्रथम बार नियंत्रण स्थापित करना का प्रयास किया गया था 1773 में, याद करिएगा, कंपनी पर संसदीय नियंत्रण करने का प्रथम प्रयास किया गया था 1773 में। उसी नियंत्रण को बढ़ाया गया, नियंत्रण को, कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? जो गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी थी, 5 सदस्यीय बनी थी, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में, याद करिएगा, 5 सदस्यीय एक गवर्नर जनरल की परिषद बनी थी, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। 5 सदस्य होते थे। अब उस सदस्यों की संख्या परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 5 से घटाकर 4 कर दी गई। अब 4 का क्या विश्लेषण है? एक गवर्नर जनरल, 3 अन्य सदस्य। अब इसमें गवर्नर जनरल के अधिकार को बढ़ा दिया गया। कैसे? अब गवर्नर जनरल इन 3 में से किसी एक सदस्य को भी अपने पक्ष में अगर कर लेता है, तो निर्णय लेने के लिए वो ज्यादा स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि एक सदस्य चाहिए गवर्नर जनरल को निर्णय को पास कराने के लिए। 3 में से एक सदस्य को वो ले लेगा। तो इस तरह कंपनी पर नियंत्रण बढ़ाया गया, और गवर्नर जनरल की परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी, कुल संख्या थी, उसको घटाकर 4 कर दिया गया, जिसमें एक अध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होते थे। आइए, इसके साथ बोर्ड, ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई, जो कि 6 सदस्यीय था। इसमें जो एक सदस्य अध्यक्ष होता था, उसका चुनाव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा होता था। मतलब ब्रिटेन का मंत्रिमंडल का मंत्री या सदस्य इसका अध्यक्ष बन रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। और जब ब्रिटेन के मंत्रिमंडल या फिर संसद से कोई आदमी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य बन जाएगा, तो सीधे पार्लियामेंट का नियंत्रण भारत के उस पर होगा कि नहीं होगा? तो सीधे कंट्रोल को बढ़ाने का प्रयास किया गया। जो कहा गया, हमने कहा था ना, पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास किया गया। कैसे किया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के गठन करके 6 सदस्यीय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उसमें जो एक सदस्य था कंपनी का, तो वो संसद का एक सदस्य होता था। तो नियंत्रण रखने का या इन्होंने फार्मूला निकाला। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपने देखा। आइए 1786 के एक्ट में आते हैं।
1786 का एक्ट। यह एक्ट कार्नवालिस जी के लिए लाया गया था। कार्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे, उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 1786 का एक्ट लाया गया था। इसमें मूल बातें क्या थी? इसमें मूल बात यह थी कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है, उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। अब बहुमत हो चाहे ना हो, गवर्नर जनरल किसी निर्णय को रद्द कर सकता है, उसके पास अधिकार हो गया। कार्नवालिस जी के पास अधिकार हो गया। लॉर्ड कार्नवालिस, इनके लिए यह लाया गया था, इनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो परिषद के निर्णय को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। कौन परिषद? गवर्नर जनरल की परिषद को समाप्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल है उसे भारत का सेनापति कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को भारत का सेनापति कहा जाने लगा, अर्थात सेना का नियंत्रण भी गवर्नर जनरल के हाथ में आ गया। प्रशासनिक नियंत्रण तो था ही, अब सेनापति कहे जाने से सेना का नियंत्रण भी गवर्नर जनरल के हाथों में आ गया, नियंत्रण और बढ़ा दिया गया। मुख्यतः 1786 का एक्ट कार्नवालिस की शक्तियों, लॉर्ड कार्नवालिस की शक्तियों को बढ़ाने के लिए लाया गया था, जो परिषद के निर्णय को रद्द करने के शक्ति को धारण करता है, शक्तियां दी गई। वहीं सेनापति, जो भारत का गवर्नर जनरल को भारत का सेनापति भी कहा जाने लगा, अर्थात सेना के अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास आ गए। 1793 का अब हम चार्टर एक्ट देखते हैं। 1793 चार्टर एक्ट। इसकी मुख्य बातें हैं, कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। आप देखोगे 1793 के बाद जब 20 साल बीतेगा, 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, उसमें भी कहा जाएगा कि कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वही 1833 जब आएगा तब भी लिखा जाएगा कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह का पहला प्रस्ताव है। जो बंगाल, मद्रास और बंबई, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बंबई में पर्यवेक्षण, सुपरविजन का अधिकार दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास, बंबई में पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन का अधिकार दे दिया गया। ये मुख्य बातें हैं 1793 के चार्टर। 1813 में क्या हुआ? मुख्य बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। 1813 में मुख्य बातें इसमें यह है कि 1813 में जो कंपनी व्यापार करती थी, है ना, कंपनी व्यापार करती थी, लेकिन इंग्लैंड के अन्य व्यापारिक लोगों को भारत में व्यापार करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कंपनी का अधिकार था। तो कंपनी का अधिकार को खत्म करने के लिए ब्रिटेन के अन्य लोगों को भारत में व्यापार करने भेजने के लिए 1813 का जो कानून है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार, कंपनी को पहला एकाधिकार था भारत में व्यापार करने का, और कोई संस्था और कोई व्यक्ति ब्रिटेन से आकर भारत में व्यापार नहीं कर सकती थी। 1813 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। दूसरा, पहली बात ये हो गई, पहली बात ये 20 वर्ष के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसी में एक बात और थी, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 2 जगह सीमित रखा गया। चाय का व्यापार अभी भी कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं। वहीं चीन देश के साथ व्यापार अभी भी कंपनी ही कर सकती है और कोई नहीं। इन दोनों को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया, ये बात है। वहीं 1813 में शिक्षा पर सरकारी व्यय 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया। शिक्षा पर सरकारी व्यय सबसे पहले 1 लाख रुपए कंपनी के द्वारा दिया जाने लग गया। 1 लाख रुपए 1813 के एक्ट के द्वारा, चार्टर्ड एक्ट के द्वारा शिक्षा पर सरकारी व्यय, कंपनी का व्यय आने लग गया। एक तरह से कंपनी यह भी दिखाना चाहती थी कि भारत के लोगों को शिक्षा देकर वह भारत के लोगों का शैक्षणिक विकास कर रही है, लोगों का विश्वास भी जीतना चाह रही थी, यह कार्य करके दे। तो 1813 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को सबसे पहले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। 2 चीज को छोड़कर, चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर, चीन और चाय का व्यापार अभी भी कंपनी के हाथ में था। वहीं शिक्षा पर सरकारी व्यय 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था। एक और बात थी, ईसाई मिशनरियां। ईसाई मिशनरियां क्या होती हैं? वह मिशनरियां जो जगह जगह जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती हैं
लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ती हैं। तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दे दी गई। ईसाई मिशनरी को भारत में आने की छूट, ये कब? 1813 के जो चार्टर्ड एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को खत्म करने की बात की गई थी, जिसमें चीन और चाय का व्यापार अभी भी कंपनी के हाथ में था। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त मतलब अब चीन और चाय के साथ भी व्यापार कोई भी कर सकता है, कंपनी का एकाधिकार इसमें नहीं रहा। दूसरी बात, 1833 के एक्ट में एक और बात थी, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर सरकारी नौकरी देने में सरकार कंपनी भेदभाव करती थी। तो जाति और वर्ग के आधार पर सरकारी चयन में नौकरी देने में भेदभाव को समाप्त किया गया, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया, एबॉलिश करने का प्रयास किया गया था इसमें। वहीं जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल जिसे कहते थे, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, जिसे 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये मुख्य बातें हैं 1833 के चार्टर्ड एक्ट में। वहीं 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक मुख्य बात थी, भारत में दास प्रथा को खत्म करने का प्रस्ताव इसमें था। दास प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव 1833 के चार्टर्ड एक्ट के था। 10 साल का प्रयास किया गया। 10 साल के बाद 1843 एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। याद रखिएगा, 1843 में दास प्रथा समाप्त की गई थी। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में भारत में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। अब आइए हम अंतिम चार्टर्ड एक्ट देखते हैं, 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। वहीं 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक बात छूट गई थी। सुनिए, 1833 के चार्टर्ड एक्ट में एक बात छूटी है, जो कि इंपॉर्टेंट बातें बताई जानी है। जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, पहले 5 सदस्यीय थी। याद करिए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी 5 सदस्यीय रेगुलेटरी एक्ट में थी। उसे कर दिया गया था 4 सदस्यीय कर दिया गया था, एक गवर्नर जनरल और 3 अन्य सदस्य, एक संख्या घटा दी गई थी। अब उसमें क्या किया गया था? गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद में गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए किस विषय में? विधि विषय पर सलाह देने के लिए विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। विधि सदस्य बनाया, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को जोड़ा गया, समाहित किया गया। और विधि सदस्य का कार्य था गवर्नर जनरल को विधि के मामले में सलाह देना। इसका मुख्य रूप सलाहकारी था, प्रवृत्ति इसकी सलाहकारी थी। इसे वोट देने का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था गवर्नर जनरल के परिषद के विधि सदस्य को। और विधि सदस्य बना था सबसे पहले लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम विधि सदस्य थे। 1853 का एक्ट। इसमें आपने देखा था सबसे पहले रेगुलेटरी एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कितने थे? 24। अब इनकी संख्या घटा के 18 कर दी, 24 से संख्या घटा के 18 कर दी गई चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा। सरकारी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। प्रतियोगिता परीक्षा, तो हम लोग आज जो IAS-PCS की परीक्षा देते हैं, अन्य परीक्षाएं देते हैं प्रतियोगिता के आधार पर, यह 1853 के चार्टर्ड एक्ट में प्रथम बार समाहित किया गया था कि कोई भी सरकारी नौकरी अब प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अधिकारी बनने के लिए आपको पास करनी होगी, परीक्षा देनी होगी, तब आप अधिकारी बन पाएंगे। रेगुलेटरी एक्ट में जो परिषद थी 5 सदस्यीय, उसे घटाकर 4 सदस्यीय कर दिया गया। अब 1833 के एक्ट में विधि सदस्य जोड़ा गया, जो कि लॉर्ड मैकाले था।
अब उस विधि सदस्य की शक्ति को बढ़ा दिया गया। जो विधि सदस्य था पहले वह केवल उसकी बात सिफारिशी होती थी, सिफारिश देता था, मत देने वोट देने का अधिकार विधि सदस्य को नहीं था। विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया, विधि सदस्य अब वोट भी दे सकता है। इस तरह आपने संवैधानिक विकास 1753 से लेकर 1773 से लेकर 1853 तक के एक्ट को, आगे के जो अधिनियम है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।